हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर गाइस बात हो रही है तियानमेन चौक नरसंहार के बारे में, तियानमेन स्क्वायर मास्केर के बारे में। तो आपसे सिंपली बस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तियानमेन चौक नरसंहार जो है वो कहाँ का है, कहाँ पर हुई थी ये घटना। तो देखिए ये घटना जो है वो गाइस चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी। अभी रिसेंटली तियानमेन चौक नरसंहार की 32वीं एनिवर्सरी थी, 32वीं वर्षगांठ थी। यह घटना हुई थी 4 जून 1989 को। चीनी सैनिकों द्वारा बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के, यानी कि वहां पर एक चौक था, चौक होता है ना स्क्वायर जो होता है, तो वहां पर तियानमेन नाम का चौक था। तो उसके आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी हमें देखने को मिले थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब कि वो डेमोक्रेसी जो है वो चाह रहे थे कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रोटेस्टर थे, डेमोक्रेसी को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस पर दमनकारी कार्रवाई की गई थी, क्रैकडाउन किया गया था चाइनीज ट्रूप के द्वारा, उनको मतलब कि फायरिंग वगैरह कर दी गई थी। इस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों का कोई आधिकारिक मौत का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है। और आप जानते ही गाइस कि चाइना जो है वो अपनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस प्रकार की जहां पर भी वो गलत साबित होता है तो वैसी चीजें जो है वो प्रस्तुत नहीं करता, पेश नहीं करता। तो इसने अपने कोई ऑफिशियल डेटा जो है वो बताए नहीं थे कि कितने लोगों की मौत हुई थी इस समय, जिस समय ट्रूप्स ने उनको रोका था और इनको जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी को लेकर, राइट, लोकतंत्र को लेकर, वो चाह रहे थे कि चाइना के अंदर लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। और इस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों का कोई आधिकारिक मौत का आंकड़ा कभी भी जारी नहीं किया गया, लेकिन मानवाधिकार समूह का अनुमान है, जो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका कहना है, उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि चीनी सैनिकों द्वारा हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, हंड्रेड्स की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर आप 1000 की संख्या में लोग जो मारे गए थे उसको अगर नकार भी देते हो तो हंड्रेड्स की संख्या में तो डेफिनेटली मौत हुई थी। तो ऐसा मानव अधिकार जो है उनका कहना है, मतलब समूहों का, ग्रुप्स का, राइट। इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले मुख्य रूप से छात्र थे, स्टूडेंट्स थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे ज्यादातर, और चीन में लोकतंत्र, स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, फ्री स्पीच का अधिकार होना चाहिए, चाइना के अंदर फ्री प्रेस का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इन चीजों को लेकर। तो देखो एग्जाम के लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक तो 1989 में ये नरसंहार हम लोग को देखने को मिला था। तियानमेन नरसंहार के नाम से ये जाना जाता है। चाइना के बीजिंग के अंदर ये एक चौराहा हम लोग को देखने को मिलता है, चौराहा जिसको हम लोग बोलते हैं ना,
तो वो है स्क्वायर है, ये तियानमेन चौक है, राइट। और यहाँ पर ये घटना घटी थी जिस समय स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि चाइना के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्री स्पीच, फ्री प्रेस के राइट्स होने चाहिए, और इसी को लेकर चाइनीज ट्रूप्स ने उनको रोका और रोकने के दौरान फायरिंग करी और काफी सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो सिंपल से ये 2-3 पॉइंट बस इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेपर 2 के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेंस आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में, चलो मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारे कौन से कोर्स हैं। तो काफी सारे कोर्सेज हमारे हैं, तो लास्ट में इसका मैं आपको दे दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने में, स्टेट सिविल सर्विसेज की बेटर तरीके से तैयारी करने में, तो लास्ट में कोर्स की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तब सुन लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बात करते हैं आई फैमिलिया के बारे में। आई फैमिलिया, तो क्वेश्चन आ सकता है आई फैमिलिया क्या है। तो ये ग्लोबल डेटाबेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक डेटाबेस है, एक रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, वैश्विक रिकॉर्ड है पूरे दुनिया भर का, राइट। और किस चीज के लिए है? आइडेंटिफाई करने के लिए मिसिंग पर्सन को, तो लापता व्यक्ति जो होते हैं ना उनकी पहचान करने के लिए एक ग्लोबल डेटाबेस है ये। इसे इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया। याद रखना क्वेश्चन ये बनेगा कि आई फैमिलिया क्या है, तो एक चीज तो आपको पता लग गई, मिसिंग पर्सन की को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेटाबेस है जिसे इंटरपोल ने जारी किया, लॉन्च किया। ये दो चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो भी व्यक्ति जो होते हैं वो गुम जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, राइट, तो उनको फैमिली के डीएनए के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। और पुलिस की मदद मिल सकती है इसमें बहुत सारी कंट्रीज के अंदर केसेस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि काफी सारे लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, एक जगह से किडनैप करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों को इलीगल तरीके से ले जाया जाता है। फिर जब किसी का शव मिलता है, किसी की बॉडी मिलती है या फिर कोई लापता पाया जाता है, तो उसकी पहचान इस प्रकार से हो जाती है, राइट। तो ये ग्लोबल डेटाबेस है, इंटरपोल ने जारी किया, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और कोडिंग और डेटा साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल्स के अंदर। अब स्कूल के छात्र जो हैं कोडिंग और डेटा साइंस पर उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे कि आप लोग जब छोटे होंगे, मैं जब छोटा था मुझे याद है कि उस समय जो है वो पेंट वेंट सिखाया जाता था, वो बहुत पुरानी बात है, पेंट वगैरह सिखाया जाता था, पेंटिंग करवाई जाती थी, थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में बताया जाता था, राइट। और मुझे तो पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह यार, आज तो पेंट की क्लास है, पेंट करेंगे अपन। कुछ कुछ चीजें बनाते थे, सर्कल होता है ना, सर्कल होता था, उसमें बहुत सारे शेप्स आते थे पेंट वाले, उसमें सॉफ्टवेयर में, तो बड़ा मजा आता था। और फिर धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से शायद आप लोग जब होंगे स्कूल में तो मे भी शायद उस समय ये C++ और ये सब चीजें शायद शुरू हो गई होगी, मेरे समय में तो नहीं थी। और बाकी कोडिंग और डेटा साइंस जो है वो देखो आज के छात्रों को मौका मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है वो तरक्की होती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से चेंज हम लोग को नजर आ रहा है। तो ये जो टॉपिक है ना आपका कि सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, इसका उपयोग आप बहुत अच्छी तरीके से मेंस में कर सकते हैं। मेंस में लिख सकते हैं कि एजुकेशन में किस प्रकार से हम लोग को रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, सुधार होता जा रहा है, राइट। नई नई चीजें आ रही हैं फ्यूचर को देखते हुए। तो क्योंकि फ्यूचर जो है वो कोडिंग का ही है। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, यही सब चीजें हम लोग को ज्यादा नजर आ रही है। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है। तो सीबीएसई ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और इंट्रोड्यूस किया है कोडिंग और डेटा साइंस को 6ठी से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। याद रखिएगा, नए सब्जेक्ट जो है गाइस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 2021 और 2022 के एकेडमिक सेशन में। बहुत बढ़िया बात है। अब यून टैब स्कीम की यहां पर बात हो रही है, यून टैब स्कीम। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है यून टैब स्कीम को बच्चों के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, और यहां पर डिजिटल लर्निंग को इंकरेज किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12,300 टैबलेट्स प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट के साथ जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशंस हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सरकारी स्कूल्स में बच्चों को 6ठी से लेकर 12वीं क्लास के। तो देखिए ये भी एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं, यून टैब स्कीम, जिसके थ्रू आज की डेट में डिजिटल एजुकेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इस प्रकार के एग्जांपल्स आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर की हम लोग बात करेंगे। पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी रिसेंटली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जिसे 2030 तक अचीव करना है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, सतत विकास लक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके साथ कार्यों को संरेखित करते हुए, इनके साथ जितने भी वर्क्स हैं उसको अलाइन करते हुए 29 क्षेत्रों में, 29 सेक्टर में सेवाओं के वितरण के हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र या रूपरेखा या फिर मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। देखो, आसान और सिंपल भाषा में ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जो है या फ्रेमवर्क जो है, इसका काम क्या होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए
29 सेक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उसको लेकर एक मॉडल ये हम लोग को पंचायत सिटीजन चार्टर का नजर आ रहा है। इसे किसने प्रिपेयर किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, पंचायत की बात हो रही तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ही प्रिपेयर किया गया होगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, राइट, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के कोलैबोरेशन के साथ इस पर्टिकुलर घोषणा पत्र को जो है वो जारी किया गया है। तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखना। और गाइज इसका सिग्निफिकेंस हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? तो ये जो सिटीजन चार्टर है, घोषणा पत्र जो है पंचायती राज का, ये इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी हो। मतलब कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो लोगों तक ट्रांसपेरेंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से पहुंचे, जिसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। जो गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो अचीव हो सकेंगे बेटर तरीके से। अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी और सिटीजन की सर्विस का एक्सपीरियंस जो है वो एनहेंस होगा। मतलब कि सिटीजन को सरकारी सेवाएं जो है वो आसानी से और बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। इसके अंदर इंक्लूसिव और अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत बनाया जा रहा है। मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि पंचायत वगैरह जो है, या फिर जो लोकल एरियाज पर जो अथॉरिटीज हमें देखने को मिलती है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, राइट, सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो उनको और अकाउंटेबल जो है वो इस चार्टर के थ्रू बनाया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे विचार जो है वो शामिल किए गए हैं इस पर्टिकुलर जो सेवाएं हैं, इस चार्टर है उसको डिजाइन करते समय, राइट, कि जिससे कि और तरीके से सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। तो पंचायती राज में एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव हमें या फिर एक रिफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, जिसके तहत लोकल एरिया पर गांव-गांव में लोगों को बेहतर सर्विसेज जो है वो सरकारी सर्विसेज मिल सकेंगी, बेहतर सरकारी सर्विसेज। तो देखो इस प्रकार की चीजों की क्या आवश्यकता है। तो एक पॉइंट तो आपको पता है गाइस कि हमारी कंट्री की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कहां पर रहती है? गांव क्षेत्रों में रहती है। कुछ आंकड़ों से पता लगता है कि 59-60% जो हमारी देश की पूरी पॉपुलेशन है वो कहां पर रिसाइड करती है? गांव में हम लोग को देखने को मिलती है। तो जब हमारी कंट्री की आप कह सकते हो कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रह रही है, तो हमें वहां पर लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा एक तो पॉपुलेशन है। और अगर हम लोग सिर्फ शहरी एरिया तक ही अगर सर्विसेज को सीमित मतलब रखेंगे, तो हमारी कंट्री की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको पब्लिक सर्विस नहीं मिल पाएगी, पब्लिक सर्विस से वो वंचित रहेंगे, है कि नहीं? तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज शुरू की गई, राइट। और इसके अलावा पंचायत जो है वो तीसरा टियर, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है रूरल एरियाज के लिए। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, फर्स्ट टियर है, स्टेट गवर्नमेंट सेकंड टियर, और थर्ड टियर या तीसरा लेवल हमारी सरकार का पंचायत हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि बेसिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए, राइट, जिसके बारे में आर्टिकल 243G के अंदर मेंशन्ड है कि बेसिक सर्विसेज सिटीजन्स को मिलनी चाहिए पंचायत के थ्रू। पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना। और जैसे कि एरियाज हैं हेल्थ के, सैनिटेशन के, एजुकेशन के, न्यूट्रिशन के, ड्रिंकिंग वाटर के, तो स्पेसिफिकली इन सब एरियाज पर बेहतर सर्विस जो है वो लोगों को मिल सके, राइट। क्योंकि अगर 60% पॉपुलेशन अगर वंचित रहेंगी, उनको अगर सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो देश का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इस नागरिक घोषणा पत्र के बारे में, सिटीजन्स चार्टर के बारे में। तो ये एक इनिशिएटिव है जिससे जो कि सॉल्व करेगा लोगों की प्रॉब्लम्स को, जो आज की डेट में सिटीजन्स जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सब प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व की जा सकेगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कंसेप्ट जो सिटीजन चार्टर का है गाइस, इसमें हमें देखने को मिलता है एक ट्रस्ट क्रिएट होता है सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और यूजर के बीच में, या फिर आप कह सकते हो सरकारी अथॉरिटीज के बीच में और सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। ये कंसेप्ट पहली बार लाया गया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1991 में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। 6 प्रिंसिपल जो है सिटीजन चार्टर के हमें मेनली देखने को मिलते हैं। एक तो है क्वालिटी, की सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। दूसरा, चॉइस की बात करें कि हमेशा जहां पर भी संभव हो वहां पर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराना, कभी भी 24/7 सर्विसेज अवेलेबिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर टारगेट करना, फोकस करना। और स्टैंडर्ड्स की जितनी भी चीजें हो रही हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हो, और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर उस पर कार्य किया जाए, उसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए, स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। इसके अलावा वैल्यू, तो टैक्स पेयर का जो पैसा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो वो प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर लगे। जो टैक्स पेयर जो पैसा लगा रहे हैं तो उस पर ऑब्वियस बात है कि उसका बेनिफिट जो है वो सिटीजन्स को ही मिले ज्यादा से ज्यादा। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो पता ही आपको कि सरकारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कि सरकारी ऑफिसेज जो है वो उतने अकाउंटेबल नहीं होते, उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर एक एप्लीकेशन डालो तो महीने लग जाता है क्लियर करने में, राइट। तो वो उस थिंकिंग को, उस थॉट प्रोसेस को जो है वो खत्म करना है। तो ये सब चीजें सिटीजन चार्टर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज,
राइट, कि पूरी चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिससे कि लोगों का विश्वास जो है वो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बाग सोचने लगे कि अरे यार सरकार पैसा खा गई, इतना पैसा हम लगाते हैं और उसका बेनिफिट मिल ही नहीं पाता। लोग जब सड़कों पे चले तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ यार, हाँ जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है तो उसका वाकई में लाभ मिल रहा है, पूरी चीज ट्रांसपेरेंट है, हर चीज समझ में आ रही है कि हाँ यार सरकार यहाँ पर इस प्रकार से पैसा खर्च कर रही है, राइट, तो वाली चीज है। अब इंडिया के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर का, ये पहली बार अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो हुई थी, यानी कि काफी सारे चीफ मिनिस्टर जो थे अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, तो उनकी 1997 में कॉन्सेप्ट हुई, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर का ये सामने आया था और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए गाइस, एनटीपीसी, क्या कोई मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताएंगे? जल्दी से बताओ एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनटीपीसी ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशन के सीईओ वाटर मैंडेट को। तो ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी, भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड। तो इस कंपनी ने साइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट को। तो ये सीईओ वाटर मैंडेट है क्या, इसको समझिए। तो यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर कमिटमेंट्स मेंशन्ड है, प्रयास मेंशन्ड है कि कंपनी किस प्रकार से प्रयास करे जिससे कि वो वाटर और सैनिटेशन के जो एजेंडाज हैं उनको, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लाइन पर है उसको बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें। जैसे कि यहां पर कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट होता है, क्योंकि देखो एनटीपीसी एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, पावर यूटिलिटी है, कंपनी है एनटीपीसी। इस कंपनी ने साइन किया है यूनाइटेड नेशन के इस सीईओ वाटर मैंडेट को, राइट। अब ये जो मैंडेट है इसका कहना यह है कि ये कंपनीज को लिखती है, कमिटमेंट देती है कंपनी को कि कंपनी कमिट करे कि वो जो गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अकॉर्डिंग पानी को कंजर्व करना, राइट, और सैनिटेशन को मेंटेन करना, इस एजेंडा पर ये कंपनी जो है वो मिलकर काम करे, राइट। और जितने भी यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के, मतलब वाटर और सैनिटेशन के ऊपर उनको अचीव करने पर काम करे, फोकस करे। और ये कंपनी को जो है वो हेल्प करती है, असिस्ट करती है कि कंपनी किस प्रकार से डेवलप कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है, डिस्क्लोज कर सकती है कॉम्प्रिहेंसिव वाटर स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को, कि पानी को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, तो वो अपना सके कंपनी और उसे डेवलप कर सके, फॉलो कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कंपनी को कि कंपनी जो है वो लिंक कर सकती है लाइक माइंडेड बिजनेसेस के साथ। अब लाइक माइंडेड बिजनेस मतलब कि जिनका सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, जो कि पानी, वाटर और सैनिटेशन, वाटर कंजर्वेशन और सैनिटेशन को ज्यादा बढ़ाना, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। जो पब्लिक अथॉरिटीज वहां पर मौजूद होती है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज मौजूद होती हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होते हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे और इंप्रूव किया जा सके, वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स के बारे में डिस्कशन होता है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव जो है गाइस, ये नॉन बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन पैक्ट है। नॉन बाइंडिंग है मतलब कि अगर कंपनी ने एग्रीमेंट भी किया और कंपनी अगर उसके मैंडेट को फॉलो नहीं कर पा रही तो कंपनी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, राइट। इसमें इंकरेज किया जाता है बिजनेसेस को, कंपनीज को, फर्म्स को पूरे दुनिया भर में कि वो सस्टेनेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, अपनाएं, और वो जो भी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, जो भी चीज, जो भी गोल्स जो दिए जाते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, तो जो भी वो अचीव कर रहे हैं उसको वो बताएं, उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करें, राइट, जिससे कि और दूसरी कंपनी भी जो है वो इसमें जुड़े, शामिल हो कि अरे ये कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है सोसाइटी के लिए, तो हम भी अच्छा करते हैं। क्योंकि एक प्रकार से देखो, आप बोलोगे कि सर कंपनी का इससे क्या फायदा, देखो कंपनी की ब्रांड इमेज बनती है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो होती है ना, या जो भी कंपनी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि ब्रांड इमेज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब ब्रांड इमेज होगी तो ऑटोमेटिकली उनको जो है वो प्रमोशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं होंगे, ग्लोबल लेवल पर उनका ऑलरेडी प्रमोशन हो जाएगा अगर वो टारगेट्स फुलफिल करते हैं। तो कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करने की जगह ऐसी चीजों पर पैसे खर्च कर दो जिससे कि ऑटोमेटिकली उनका एडवर्टीजमेंट हो, और एडवर्टीजमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कमाई होना शुरू हो जाएगी, उनको और ग्राहक जो है वो मिलने लगेंगे। बात समझ रहे हो आप? इस तरीके की स्ट्रेटेजीज अपनाती है प्राइवेट कंपनी। अगर कभी दिमाग में आता होगा आप लोग को कि यार ये कंपनी ये सब चीजें क्यों करती है, अरे जब कंपनी के पूरे दुनिया भर में बैनर लग जाएंगे या फिर पूरे दुनिया भर की सरकारें अगर उस कंपनी का नाम लेना शुरू कर देंगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है। इसे लॉन्च किया गया था इस प्रकार से, जिसको हमने बात करी कॉम्पैक्ट को, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को सन 2000 में लॉन्च किया गया था। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है ये बिजनेसेस के लिए, और इसके अंदर 10 प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, लेबर, एनवायरमेंट, एंटी करप्शन की फील्ड में, ऐसे 10 प्रिंसिपल्स इसमें जुड़े हुए हैं। और ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंडर कंपनी जो होती हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के साथ, लेबर ग्रुप्स के साथ, सिविल सोसाइटीज के साथ जो है वो लाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक प्लेटफॉर्म पर उनको लिंक किया जाता है जिससे कि वो लाइक
माइंडेड बिजनेसेस के साथ, कंपनीज के साथ, सिविल सोसाइटीज के साथ जो है वो मतलब आइडियाज वगैरह शेयर कर सकें और इंप्रूव कर सकें, मतलब और या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस प्रकार से उसको फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। अब सिटीज जो है गाइस ये ज्वाइन कर सकती हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट को अपने सिटीज प्रोग्राम के थ्रू। तो सिटीज के भी जो प्रोग्राम होते हैं ना सैनिटेशन के, वाटर कंजर्वेशन के, तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब एनटीपीसी का विजन हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो एनटीपीसी ने ऑलरेडी काफी सीरियस उपाय जो है वो लेना शुरू कर दिया है, काफी सीरियस प्रबंधन करना शुरू कर दिया है कि जिससे कि जहां पर भी ये अपने प्लांट्स वगैरह इनके स्टैब्लिश्ड हैं तो वहां पर ये प्रॉपर तरीके से वाटर को मैनेज करते हैं। क्योंकि गाइज आपने अगर एनवायरमेंट की पेड क्लास ली होगी जिसको मैं कवर करा रहा हूं तो आपको पता होगा हमने थर्मल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सब जो कंपनीज होती हैं, पावर कंपनीज, तो ये क्या करती हैं, पानी का इस्तेमाल करती हैं कूलेंट के पर्पस के लिए, राइट। बट ये पानी जो होता है ये गर्म पानी जब ये आसपास की वाटर बॉडीज पर जब रिलीज कर देती है तो एक्वेटिक स्पीसीज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से ये वाटर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है जिससे कि किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो ना एनवायरमेंट को हो ना एक्वेटिक इकोसिस्टम को हो। एनटीपीसी गाइस फर्दर हमें देखने को मिल रहा है कि 3R के प्रिंसिपल पर काम कर रही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। और ये इसके कोर बिजनेस की एक्टिविटी में हमें देखने को मिलता है पावर जनरेशन की। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इंडिया के अंदर पानी का जो संकट है, जल संकट जो है वो किस स्तर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आपको ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूं कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी है गाइस, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 की, जिसने बताया कि 600 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को, एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को। मतलब 60 करोड़ से भी ज्यादा आप कह सकते हो कि जो सिटीजन्स हैं वो फेस कर रहे हैं बहुत बुरी स्थिति। मतलब कि हमारी कंट्री की लगभग 50% जनता, आप कह सकते हो 50% ज्यादा ही जनता जो है ये फेस कर रही है एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को, राइट। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ वाटर करेंटली अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल विल फॉल बिलो हाफ ऑफ 1588 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर बाय 2030। तो आज की डेट में वर्तमान में जितना पानी जो है मिल रहा है, जितना पानी एक इंडिविजुअल को मिल रहा है वो 50% से नीचे जो है वो गिर जाएगा 2030 तक। यानी कि 50% का वाटर क्राइसिस अभी की कंपैरिजन में आने वाले समय में 2030 तक जो है वो ह्यूमंस फेस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी इशू है और इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कड़े मेजर्स लेना, कड़े उपाय लेना, रिफॉर्म्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनइमेजिनेबल डिजास्टर क्रिएट कर देगा काफी सारे इंडियंस के लिए, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए। और इंडिया के की बात करें गाइस तो 4% पूरे दुनिया भर का फ्रेश वाटर इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर पूरे दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो 17% है। तो इस चीज को मैच, जो इंडिया की जो डिमांड है वाटर को लेकर और इंडिया के पास जो रिजर्व है फ्रेश वाटर का, ये डिमांड जो है वो मैच नहीं हो पाएगी अगर प्रॉपर तरीके से हमने सस्टेनेबल तरीके से पानी को कंजर्व करना नहीं शुरू किया या उपयोग करना नहीं शुरू किया। तो ये सब आंकड़े और ये सब जो रिपोर्ट्स के अंदर जो मेंशन्ड है ना, ये आप मेंस में बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि सीरिया हैज लाइकली यूज्ड केमिकल वेपन्स 17 टाइम्स। इस चीज को बताया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के द्वारा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं तुरंत, सीरिया कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो इसका आंसर आप मुझे लिखकर बताएं। आपके पास, आपके सामने जो वर्ल्ड मैप जो बड़ा सा है वहां पर जाइए। जिन स्टूडेंट्स के पास वर्ल्ड मैप नहीं लगाया दीवार पे तो तुरंत लगाओ वर्ल्ड मैप, और बड़ा सा इंडिया का मैप आपकी दीवार के सामने ही होना चाहिए, नहीं कि जहां पर आप पढ़ रहे हो वहीं पर ही सामने होना चाहिए। वहां पर आप लोकेट करो सीरिया की लोकेशन क्या है और अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखो कि सीरिया कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अभी के अभी लिखो, क्योंकि बात का खेल ही नहीं, क्योंकि बाद में भूल जाते हो आप लोग, या फिर कहीं पर लिख लो। मैं जब भी मेरी क्लास ले रहे हो तो कहीं पर लिख के रखा करो, क्योंकि पूरा सेशन कर लो आप, फिर जो भी क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिए हैं समय समय पर उसके आंसर करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में। ये आपके टास्क होते हैं जो कि मैं आपको मजबूर करता हूं थोड़ा आप दिमाग चलाएं, राइट। और एक बार आप जाके देख लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने खुद ने अपने घर पर वो मैप पर प्रैक्टिस करी है। अब देखो हेड जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो प्रमुख है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के जो प्रमुख हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि उनके एक्सपर्ट्स ने, यानी कि OPCW के एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन करी है और 77 एलिगेशन लगाए हैं, 77 आरोप लगाए हैं कि सीरिया ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो किया है 17 केसेस में, 17 बार लाइकली और डेफिनेटली इस्तेमाल किया है।
निश्चित रूप से इस्तेमाल किया या संभावित रूप से इस्तेमाल किया ही किया है सीरिया ने केमिकल वेपन्स का। और गाइज इससे पहले भी सीरिया के ऊपर, सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्कस, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के अंदर चौथी पाक साइट या सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। चौथी पाक जो जगह है इस्लाम धर्म में वो दमिश्कस यानी कि सीरिया की कैपिटल हमें देखने को मिलती है। तो देखिए सीरिया के ऊपर पहले भी प्रेशर क्रिएट किया गया था कि वो केमिकल वेपन कन्वेंशन को ज्वाइन करे। 2013 में इसके ऊपर ये प्रेशर डाले गए थे क्योंकि वेस्ट ने इसके ऊपर डेडली केमिकल वेपन अटैक के लिए इसके ऊपर ब्लेम किया था, इसके ऊपर उसको दोषी ठहराया था, राइट, कि इसने केमिकल वेपन्स अटैक किया है। और ये बहुत पुराने से चलता आ रहा है, सीरिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं। और अभी ये न्यूज़ हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने जो है वो ये कहा है, आरोप लगाया है कि सीरिया ने 17 बार जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, हालांकि नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करता है कि ना यूज किया जाएगा, ना उसको रखा जाएगा कंट्री के अंदर, स्टॉक पाइलिंग उसकी ना होगी, ना ही ट्रांसफर किया जाएगा केमिकल वेपन्स को। और ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है ना, एनपीटी, जो कि केमिकल वेपन्स इसी के लिए है कि कोई भी कंट्री केमिकल वेपन्स का ना इस्तेमाल करेगी, ना बनाएगी, ना न्यूक्लियर वेपन बनाएगी, ये सब चीजें जो होती है ना इस प्रकार के वेपन्स, तो इसको नहीं बनाने के लिए, उसका उपयोग नहीं करने के लिए ट्रीटी हमें देखने को मिलती है। और इस ट्रीटी के टर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत स्टैब्लिश किया गया था 1997 में ये, राइट। और 2001 रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और यूनाइटेड नेशन के बीच में। और ये जो बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये अपनी रिपोर्ट जो है, जो भी ये जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी दूसरी एक्टिविटी कंडक्ट करती है केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करवाने के लिए, बैन करवाने के लिए, तो ये यूनाइटेड नेशन के ऑफिस जो होता है ना, सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है, उसको अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस, इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है क्योंकि इसने केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव प्रयास किए थे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी पावर्स क्या क्या है गाइस, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको अथॉरिटी मिली हुई है कि ये इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो सिग्नेटरी कंट्री है क्या वो कन्वेंशन का, यानी कि कन्वेंशन जो केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने का जो है, तो इसको कंप्लाई करने के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब कि एक कंट्री ने इस CWC को, केमिकल वेपन कन्वेंशन को जब साइन कर लिया है, तो उसके बाद वो वाकई में उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, तो इस पर ये इन्वेस्टिगेशन करती है, इंस्पेक्शन करती है, निगरानी रखती है। और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या क्या चीजों को प्रोहिबिट करता है, तो किसी प्रकार के केमिकल्स वेपन को ना डेवलप किया जाएगा, ना प्रोड्यूस किया जाएगा, ना खरीदा जाएगा, ना स्टॉक मेंटेन करके रखा जाएगा, ना अपने पास केमिकल वेपन्स को रखना है किसी भी तरीके से। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो बैन है केमिकल वेपन्स का, तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। केमिकल वेपन्स का उपयोग जो है वो मिलिट्री के लिए भी नहीं किया जाएगा, मिलिट्री भी केमिकल वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगी। और किसी भी प्रकार से किसी दूसरी कंट्री को केमिकल वेपन्स का उपयोग करने के लिए ना हेल्प की जाएगी, ना इंकरेज किया जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री के पास केमिकल वेपन्स है, दूसरी कंट्री उसको प्रोवोक कर रही है कि चलो निपटा दो उसको, चला दो अपना न्यूक्लियर वेपन, चला दो उसके ऊपर, खत्म कर दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ये भी अगर करेंगे तो उसके खिलाफ वो कंट्री जो है वो फिर इसके कन्वेंशन के नियमों को नहीं फॉलो कर रही है, ऐसा माना जाएगा और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। और राइट कंट्रोल एजेंट के तौर पर भी कभी भी दंगे वगैरह हो जाते हैं ना, तो पुलिस क्या करती है, जैसे आंसू गैस वगैरह रिलीज कर देती है, तो उस समय भी ऐसे कोई केमिकल वेपन्स का उपयोग नहीं करना है किसी भी प्रकार के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, तो ये क्या है इसको आइए समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज करी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 को। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें गाइस, तो ये एक टूल हम लोग को देखने को मिलता है। सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज को ग्रेडिंग दी जाती है कि वो किस प्रकार से 70 इंडिकेटर्स में स्कूल एजुकेशन में किस प्रकार से वो परफॉर्म कर रही है, यानी कि उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार से स्कूल एजुकेशन का परफॉर्मेंस है, तो उस हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाती है। पहली बार 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इसमें रेफरेंस ईयर जो रखा गया था वो 2017 और 18 रखा गया था, राइट। मतलब कि 2017-18 के मुकाबले किस प्रकार से आगे मतलब एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को चेक करने के लिए ये हम लोग को इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स के अंदर दो कैटेगरीज रखी गई हैं, एक तो आउटकम रिजल्ट की स्कूल्स के अंदर किस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है बच्चों में, और गवर्नेंस और मैनेजमेंट की स्कूल्स को किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है।
और 4 डोमेन्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, पहली कैटेगरी के अंदर और दूसरी कैटेगरी के अंदर एक डोमेन शामिल किए गए। तो ये सब चीजें उतनी ध्यान में नहीं रखनी है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स और गवर्नेंस और मैनेजमेंट की 2 कैटेगरी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एनकरेज करना स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, जैसे कि ऑनलाइन रिक्रूट करें, ट्रांसफर करें टीचर्स को, राइट। इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, जैसे कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके का रहे और बेटर मतलब रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल सके। इसका महत्व क्या है गाइस? तो ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या कमियां उनमें हैं, क्या क्या गैप्स हैं, और फिर उसके बाद कमियां आइडेंटिफाई करने के बाद वो एप्रोप्रिएट पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं कि जिससे कि वो गैप्स को फुलफिल कर सकें, राइट। इसके अलावा अभी इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पाई गई? तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, केरला, तो यहां पर हाईएस्ट ग्रेड A++ 2019 और 20 में मिला है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली, इनको A+ कैटेगरी में रखा गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। पंजाब जो है गाइस, इसको मैक्सिमम पॉइंट्स मिले हैं गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए। बिहार और मेघालय की बात करें गाइस, तो इन्होंने सबसे कम जो है वो स्कोर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में। अब देखिए, एनपीआर का एक टॉपिक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एक टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी माइग्रेंट्स यानी कि जो भी प्रवासी जो इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, और अगर ये प्रवासी 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, राइट, जो कि आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और अगर ये लॉन्ग टर्म वीजा के लिए इंडिया में अप्लाई करते हैं तो इन्हें दिखाना होगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। इसकी एनरोलमेंट स्लिप है, इसे दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ के तौर पर कि ये इंडिया के अंदर कितने समय से जो है वो रह रहे हैं। तो ये चीज है, ये चीज क्लियर रखना कि अब से जो भी 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं, वो जो इंडिया में आई हैं, उन्हें अगर लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए, राइट, तो उसके लिए, उस लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करने के लिए उन्हें अपने प्रूफ के तौर पर एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की एनरोलमेंट स्लिप जो है वो दिखानी होगी कि वो, इससे पता लगेगा कि वो कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं। और ये पेज सॉरी रिपीट हो गया। अभी देखो, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना मैं जो समझाने वाला हूं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा भी सकते हैं, क्योंकि एक कानून को लेकर काफी ज्यादा विवाद हम लोग को देखने को मिला था, और इसी मुद्दे को लेकर विवाद देखने को मिला था कि ये जो 3 कंट्रीज है, कौन सी 3 कंट्रीज, ध्यान से सुनना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अब इन 3 कंट्री में रह रहे जो लोग हैं, कौन लोग? ये 6 माइनॉरिटीज, राइट, इन 3 कंट्री के, क्योंकि ये कंट्री जो है वो मुस्लिम्स कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, मेजॉरिटी जो है वो इस्लामिक है, राइट, और नॉन इस्लामिक या फिर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो ये 6 हैं टोटल, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध। ध्यान से याद रखना, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट। तो ये 6 कम्युनिटी जो इन 3 कंट्रीज के अंदर रहती हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं ये, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और ये अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वीजास के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का नंबर जो है, ये एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है ऐसी लिस्ट का जहां पर 10 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट की मदद से ये लॉन्ग टर्म वीजास के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये कम्युनिटीज, राइट। और स्पेशल प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म वीजास के लिए हमें देखने को मिलता है, वो हिंदू, सिख जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए देखने को मिलता है, और ये पहली बार 2011 में ये स्पेशल प्रोविजन लाया गया था, राइट। लॉन्ग टर्म वीजास क्या होते हैं गाइस? तो ये फॉरेनर्स जो होते हैं नॉन इंडियन ओरिजिन के, जो फॉरेनर जो इंडियन नहीं है, तो उनको लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इट इज क्लास्ड एज वन दैट परमिट्स द होल्डर टू स्टे इन इंडिया फॉर लॉन्गर देन 180 डेज। जिसके पास ये लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है, वो व्यक्ति 180 दिन मतलब कि 6 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए इंडिया में रह सकते हैं। उनको इस लॉन्ग टर्म वीजा की परमिशन के थ्रू, यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू परमिशन मिल जाती है कि 180 दिनों से ज्यादा ये इंडिया में रह सकते हैं। The main visas that provide this are employment entry and student visas. तो employment entry और student visas के अंदर लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, मेनली तौर पर। और बेनिफिट्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म वीजा के? तो जो भी लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के, उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो मिल जाता है, और जिससे कि वो उनको वो मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है कि वो एक छोटा घर
उनकी फैमिली के लिए परचेज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, एंड इवन दे कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अ बिजनेस, वो यहां पर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वो आधार कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी उनको मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म वीजा जो है गाइज, इसकी मदद से वो प्रॉपर्टी भी इंडिया में परचेज कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब चीजें प्रीलिम्स में आएंगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होती है? तो 2010 में इसे पहली बार तैयार किया गया था, कंपाइल किया गया था, फिर 2015 में इसे अपडेट किया गया था। और देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? तो ये एक रजिस्टर है, ये एक डेटाबेस है, एक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है किनका? यूजुअल रेसिडेंट्स का। तो कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि यूजुअल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैं पहले भी कई बार डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अभी थोड़ी देर बाद फिर बता दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि रेगुलर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को और आंसर लिखें। यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है? तो यूजुअल रेसिडेंट को लिंक किया जाता है उनकी लोकेशन के साथ, और पर्टिकुलरली विलेज लेवल तक। मतलब कि अगर गांव में भी अगर वो रह रहे हैं, और गांव में भी अगर वो यूजुअल रेसिडेंट है, मतलब कि 6 महीने से रह रहे हैं, और उनका मकसद है, यानी कि वो अगर मतलब 6 महीने और रहना चाह रहे हैं, क्योंकि यूजुअल रेसिडेंट उन्हीं को कहा जाता है। एक कंडीशन तो ये है कि वो पिछले 6 महीने से उस लोकेशन पर रह रहे हैं, और अगले 6 महीने के लिए भी वो उसी लोकेशन पर रहने के इच्छुक हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो यूजुअल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर वो गांव में भी रह रहे हैं तो भी उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का रिकॉर्ड गांव स्तर तक भी मेंटेन किया जाता है, राइट। और इसे पीरियोडिकली समय समय पर अपडेट किया जाता है। इसके अंदर चेंजेस जो है वो लाए जाते हैं, जैसे कि बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड या माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं उनको इसमें अपडेट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट फेज जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का हमें देखने को मिलता है, इसमें बताया जा रहा है कि कंटेंशियस क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे। डेट और प्लेस ऑफ बर्थ जो है उनके पिता का, उनकी माता का, उससे रिलेटेड भी, मतलब कि कुछ और मतलब क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे अगले चरण के अंदर, जहां पर उनके फादर और मदर जहां पर रह रहे हैं उनका भी डिटेल शामिल की जाएगी। और लास्ट प्लेस उनके रेसिडेंस का और उनकी मदर टंग क्या है वो भी इसमें मेंशन की जाएगी। तो अगले फेज के अंदर ये भी पूछा जाएगा, उन व्यक्ति से डिटेल्स मांगी जाएगी फादर और मदर की लोकेशन के बारे में, और उनकी मदर टंग क्या है, मदर लैंग्वेज क्या है, और साथ ही साथ उनका पिछला रेसिडेंस यानी कि पहले कहां पर रह रहे थे वो, ये सब रिकॉर्ड जो है वो यहां पर मेंटेन किए जाएंगे। अगला फेज जो होगा गाइस, बताया जा रहा है कि 2021 की हाउस लिस्टिंग में अपडेट किया जाएगा और हाउस सेंसस के साथ अपडेट किया जाएगा, बट अभी इसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस, कोविड-19, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब गाइस देखो, इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 4 तरीके निर्धारित है। जन्म के आधार पर, वंशानुगत मतलब डिसेंट के आधार पर, मतलब कि उनके अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन है तो उस आधार पर भी मिल जाती है सिटीजनशिप, राइट। तो आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में इसके बारे में। रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और देशीयकरण के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाती है। और इन प्रावधानों के बारे में, इन प्रोविजन के बारे में नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत लिस्ट किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन के तौर पर किस प्रकार से एक व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल जाती है। तो केंद्र सरकार के पास आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो, उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है केंद्र सरकार। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिटीजनशिप जो है वो कौन प्रोवाइड कराती है, तो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है, ये ध्यान रखना। और इसके लिए कुछ हम लोग को मैंडेटरी रूल्स, अनिवार्य नियम देखने को मिलते हैं। एक पहली बात तो वो व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल का होना चाहिए, राइट, जो नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्षों से भारत में रह चुका हो, यानी कि जिस समय वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उससे 7 ईयर्स पहले वो इंडिया में रह चुके हो, तो उस व्यक्ति को अलाउ किया जा सकता है। ये सब चीजें चेक की जाती है। और देखो, एक पर्सन इंडियन ओरिजिन का, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत, जो अनडिवाइडेड इंडिया जो थी, मतलब ब्रिटिश एरा का जो समय था, जिस समय इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करती थी, तो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, राइट, कि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा हो बट वो इंडियन ओरिजिन का हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप दे दी जाती है। एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, उसकी मैरिज हुई हो इंडियन सिटीजन से, और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले इंडिया में वो 7 साल से रह रहा हो, मतलब कि जब उसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजनशिप के,
तो उससे जस्ट 7 साल पहले अगर वो इंडिया में रह रहे हो तो भी वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, राइट, सिटीजनशिप के लिए। उन व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, राइट, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, उनके अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो सिटीजनशिप ले लेते हैं। इस चीज में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यूएसए कोई व्यक्ति गए, एक कपल यूएसए गए, प्रेग्नेंट थी मदर, और उन्होंने बच्चे को बर्थ दे दिया। और यूएसए के अंदर प्रिंसिपल ये वाला भी चलता है कि जो यूएसए की जमीन पे जिसका भी बर्थ हुआ हो वो यूएसए का जो है वो सिटीजनशिप जो है वो उसको मिल जाती है। अब ऐसा कोई बच्चा, अब वो ठीक है, अब वो थोड़े समय तक यूएसए में ही रह लिया, वो मतलब जैसे उनका प्लान होगा कुछ कि मे भी शायद बच्चे को इस प्रकार से बर्थ दिलवाकर वो यूएसए में रह लें, उस बच्चे को जो है वो सिटीजनशिप मिल जाए यूएसए की। फिर बाद में जाकर सोचा कि अरे नहीं यार, यूएसए में मजा नहीं आ रहा, इंडिया की सिटीजनशिप ही चाहिए हमको, यानी कि उनकी देशभक्ति एकदम से एंड में जाकर जग गई, पता लगे। तो वो जो माइनर चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड को सिटीजनशिप इस प्रकार से मिल सकती है क्योंकि उनके दोनों पेरेंट जो हैं या फिर पेरेंट जो है उनके वो इंडियन सिटीजन होंगे, तो उस समय हमें देखने को मिलेगा कि उसे सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी बच्चे को। अब देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन की बात करें तो कोई व्यक्ति देशीयकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो सामान्य रूप से 12 वर्षों, ध्यान से सुनना, यदि वो सामान्य रूप से 12 ईयर्स के लिए, और इसमें आवेदन की जो तिथि है उससे पहले 12 महीने और कुल मिलाकर 11 वर्षों तक, कि जिस समय उसने एप्लीकेशन दी है तो उससे 12 महीने पहले और टोटल 11 ईयर्स तक, मतलब 12 वर्षों तक ऐसे करके 11 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ्स प्लस 11 ईयर, तो ऐसे 12 ईयर्स से भारत में अगर वो व्यक्ति रह रहा हो और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में निर्धारित सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो उस व्यक्ति को जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। और मैं चाहूंगा कि आप सिटीजनशिप का जो टॉपिक है, चैप्टर है लक्ष्मीकांत पॉलिटी जीएस में आप जो है वो कवर कर लें। आप चाहें तो पॉलिटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं पॉलिटी के अंदर सभी चीज जो है वो आपकी कवर करा रहा हूं जो सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कोर्स की डिटेल मैं आपको दूंगा, अगर आपको चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में डिटेल दूंगा मैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा न्यूज में था ये वाला कानून, क्योंकि इस कानून को लेकर बहुत विरोध भी हुआ था, दिल्ली में दंगे तक हो गए थे। तो अमेंडमेंट ने ये चीज कही कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो हैं, यानी ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जो लोग इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले इंडिया में आए हैं, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की जाएगी। ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो है गाइस, ये 11 ईयर्स तक, जैसे कि वो क्लॉज था ना, अभी हमने नेचुरलाइजेशन की बात करी, नेचुरलाइजेशन की क्लॉज की बात करी कि 11 ईयर्स तक उन्हें इंडिया के अंदर रहना होगा, अपनी एप्लीकेशन देने के 12 महीने तक तो रहना ही होगा और प्लस 11 ईयर्स तक इंडिया में रहना होगा। तो ऐसे करके 12 ईयर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसको घटाकर यहाँ पर 5 साल कर दिया इन ग्रुप्स के लिए सिर्फ, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी इस अमेंडमेंट के अंदर। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर, कितनी बार हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, 100%, 99 भी नहीं कह रहा हूं मैं, और संभावना है मतलब हाई संभावना है। तो आप तो बिल्कुल अच्छे से ये दोनों टॉपिक्स तो करके ही रखो। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ध्यान में रखना, हर साल मनाया जाता है। इस समय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि एनवायरमेंट को संरक्षित करो, प्रोटेक्ट करो एनवायरमेंट को, राइट। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था 1972 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को, और ये पहला दिन था जिस समय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरमेंट पर जो है वो देखने को मिली थी। और पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑब्जर्व किया गया था। ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी नाम की थीम के साथ इसे शुरू किया गया था। और फिर थीम जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 की, वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ये इसकी थीम हमें देखने को मिल रही है। थीम जो है यूनाइटेड नेशन के इकोसिस्टम रीस्टोरेशन डिकेड की थीम के ऊपर आधारित है, जो कि यूनाइटेड नेशन इसी साल जो है वो लॉन्च कर रही है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और हर साल अलग अलग कंट्री जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट करती हैं, राइट। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 में पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल होस्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रही है, वैश्विक मेजबान पाकिस्तान हमें नजर आ रही है। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, इस एक स्टडी के थ्रू ये बात सामने आई है कि
कोविशील्ड जिन लोगों को लगी है उनकी बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं कंपेयर टू वो लोग जिनको कोवैक्सीन लगी है। तो मतलब कोविशील्ड जिन पेशेंट को लगी है, जैसे कि मैं हूं, मुझे भी कोविशील्ड लगी है, तो उनकी बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो सामने इस प्रकार की आई है। अच्छा, इसी से एक बात मैं करना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी वैक्सीन वगैरह लगाई होंगी, मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया वैक्सीन लगाने में क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हो गया था, आपको पता ही होगा। तो अभी जो है वो अभी 2 दिन पहले ही वैक्सीन लगी है। तो थोड़ा बताओ यार, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, तो उसका कुछ पता है कि आपको कि कितने दिन में ठीक होगा? क्योंकि हाथ पैर और नेक वगैरह भी बहुत बहुत पेन कर रही है और मतलब कि बॉडी वीक हो रही है थोड़ी। तो थोड़ा बताओ यार कितने दिन तक ऐसे चलेगा, क्योंकि बहुत इरिटेशन भी हो रही है, क्योंकि क्या लेक्चर बनाते बनाते बड़ी दिक्कत भी आ रही है पेन वगैरह के कारण। तो थोड़ा बताओ ज़रा कि कितना टाइम लगेगा, अगर किसी को आइडिया हो तो बताना ज़रूर। तो देखो, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी रिसेंटली, ये स्टडी करने के लिए कि वैक्सीनेशन का इफेक्टिवनेस कितना ज्यादा है रियल वर्ल्ड में, इस चीज का पता लगाने के लिए, इस चीज की एनालिसिस करने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई कि जिनको वैक्सीन दी जा रही है तो उसका क्या असर है, उसका क्या इफेक्टिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये स्टडी कंडक्ट करी है और इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 13 राज्यों के 22 सिटीज को कवर किया जा रहा है। जनवरी से लेकर मई 2021 के डेटा को इवैल्यूएट किया जा रहा है, मतलब कि इस दौरान, इस पीरियड के दौरान जो है वो जितने लोगों को वैक्सीन लगी है तो ऑब्जर्व किया जा रहा है उन लोगों को। तो इसमें क्या चीज़ पाई गई? सबसे पहली चीज़ तो यही पाई गई है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। सेरो पॉजिटिविटी रेट जो है एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज का वो ज्यादा कोविशील्ड रेसिपिएंट्स में देखने को मिल रहा है। सेरो पॉजिटिविटी रेट का मतलब वो रेट जिसके थ्रू पता लगता है कि कितनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो कोविशील्ड में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कंपेयर टू कोवैक्सीन पहले डोज के बाद। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्डर रेट और मीडियन जो है वो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी का ये भी सिग्निफिकेंटली हायर हम लोग को कोविशील्ड की वैक्सीन में देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू कोवैक्सीन। तो ये उतनी चीज़ तो आपको ध्यान में नहीं रखनी है, बट हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना थोड़ा सा कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिए। वैसे तो ये वाली चीज़ भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी आएगी। मेनली जो चीज़ें आती हैं जैसे कि वैक्सीन क्या होती है, इसके बारे में तो कई बार जो है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि वैक्सीन वगैरह जो है वो क्या होती हैं, राइट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो कई बार जो है वो बात कर चुके हैं। तो देखो, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, रिवाइज करवाना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है वो होती क्या है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, वैक्सीन होती क्या है गाइस, तो और ये किस प्रकार से काम करती है। तो इसमें क्या रहता है कि बॉडी के अंदर वीक वायरस जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, राइट। यानी कि वीक वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और बॉडी को लगता है कि ये वीक वायरस जो है वो बॉडी के लिए खतरा। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, किसी प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, उसको बॉडी खतरा ही मानती है और उस पर अटैक करती है, एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती हैं। तो जैसी बॉडी को लगता है कि अरे यार कुछ आया है बॉडी के अंदर और वो बॉडी के लिए खतरा हो सकता है, तो अपनी एंटीबॉडीज वो जनरेट कर देती है, ठीक है। और एंटीबॉडीज के माध्यम से वो वीक वायरस को मार देती है। फिर अगर वाकई में वो वायरस अगर बॉडी के अंदर अटैक करता है तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि अच्छा ये इसी प्रकार का वायरस पहले भी आया था, तो चलो इसको निपटा डालो। तो मतलब बॉडी रिकॉग्नाइज कर जाती है कि ये बॉडी के लिए खतरा है। और कोरोना वायरस में और इस प्रकार के जो वायरस होते हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मतलब बॉडी के अंदर इफेक्ट करने वाले वायरस जो होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट एकदम से क्रिएट कर देते हैं और बॉडी को पता भी नहीं लगता, तो होता क्या है कि ये बॉडी के अंदर जाकर बहुत तेजी से रेप्लिकेट हो जाते हैं और उतने ज़्यादा बन जाते हैं जितने की हमें देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है एक प्रकार से, ठीक है। जैसे अगर एक्चुअल में वायरस आया और हमारी बॉडी ने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, मतलब कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो जैसे ही वो एंटर होंगे और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो आ जाएंगे कि हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी और फिर इंसान जो है वो बीमार पड़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैक्सीन जो दी जाती है उसमें हमारी एंटीबॉडी जो है वो बन जाती है। मतलब कि ये मान के चलो कि हमारी बॉडी के अंदर जो आर्मी होती है या डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वायरस को मारने का, वायरस को खत्म करने का, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके बारे में पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर जब एक्चुअल में वो वायरस आता है तो हमने जब तक जो है इतने पीरियड में हमने और ज़्यादा अपनी बॉडी को, यानी कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज इतनी स्मार्ट होती है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि यार इस तरीके का वायरस आएगा तो आपको जो है वो कैसे लड़ना है, तो वो अपनी आर्मी को पूरा ट्रेन कर देती है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वैक्सीन का काम होता है बॉडी को ट्रेन करने का कि फ्यूचर के वायरस के लिए, यानी कि फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का एक्चुअल वायरस आता है सेम टाइप का, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रेन हो जाता है। तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए, जिसने हालांकि अभी तक बॉडी को इफेक्ट नहीं किया, बट ये प्रिपेयर करती है बॉडी को कि फ्यूचर में अगर कोई अटैक होता है तो आप जो है वो झेल जाओ, मतलब कि आप जो है वो लड़ सको। और किस प्रकार से वैक्सीन का काम होता है तो मैंने आपको बता ही दिया। वैक्सीन के अंदर कंपोनेंट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन, यूजुअली ये क्या होता है, ये पैथोजन का पार्ट होता है, राइट। और वैक्सीन जो है वो इसके अगेंस्ट लड़ती है और वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है। तो एक प्रकार से
वैक्सीन जो होती है वो एंटीजन ही कहलाती है और ये एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है पैथोजन का पार्ट होता है, मतलब कि वायरस का एक पार्ट हम लोग को नजर आता है, जिससे कि बॉडी हमारी जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं क्योंकि कम मात्रा में होते हैं और इनएक्टिवेटेड होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो उस पर कंट्रोल आसानी से कर लेती है और फिर हमारी बॉडी ट्रेन हो जाती है कि यार इसको कैसे मारा। तो अगली बार जब एक्चुअल में वो वायरस आएगा तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि यार ये पहले भी आ चुका है और इस प्रकार से मैंने इसको निपटाया है अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, और जब तक वो आएगा तब तक हमारी बॉडी जो है वो सैकड़ों की मात्रा में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी होगी कि जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसको तुरंत जो है वो कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा उस वायरस को। क्योंकि कोरोना वायरस में यही प्रॉब्लम है ना कि जब वो एक्चुअल में, जैसे कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी और जिन लोग की एंटीबॉडीज जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी, तो जैसे ही वो वायरस एंटर होता था तो हमारी एंटीबॉडीज जब तक डेवलप हो पाती तब तक वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट हो गया था, वो उसने हमारी एंटीबॉडीज पर ही कंट्रोल जो है वो पा लिया था। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी एंटीबॉडीज उसको मारी नहीं पाई, उससे पहले ही उसने हमारे ऑर्गन्स को डिफेक्ट कर दिया या फिर वो कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और एंटीजन का रोल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बना लेता है, राइट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि फुल फ्लेज डिजीज जो जब आती है, फुल फ्लेज डिजीज जब आती है तब उसके पास ट्रेनिंग हो जाती है, उसके पास एबिलिटी वो प्राप्त कर लेता है उससे लड़ने के लिए, उससे प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए। और इस तरीके से एक पर्सन जब फुली वैक्सीनेटेड हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और वो व्यक्ति जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, राइट, बीमारी से सुरक्षित रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हम लोग को क्या चीज नजर आ रही है, तो कोविशील्ड जो है वो एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है और कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलती है। कोविशील्ड बनाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका के द्वारा और कोवैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि जो कोविशील्ड है इसके अंदर वायरल वेक्टर वैक्सीन जो ये हमें देखने को मिलती है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है, तो ये क्या है इसको भी आओ काफी अच्छे से समझो। तो देखो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पहली बात तो वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों की, और बड़ा करूं मैं भी शायद दिख जाना चाहिए, चलो थोड़ा और बड़ा करते हैं ये और अच्छे से आपको, एक मिनट रुकना, हाँ अब शायद दिख जाएगा अच्छे से, हाँ दिख रहा है सभी लोगों को। चलो तो इसमें होता क्या है कि कोविड-19 जो होता है, SARS-CoV-2 जो होता है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो डाल दिए जाते हैं प्रोटीन्स को क्रिएट करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। और स्पाइक प्रोटीन जीन होता है, ये ऐसा प्रोटीन होता है जो कि इन स्पाइक को जो है वो जनरेट करता है। और आपको पता होगा कोरोना वायरस के अंदर अभी तक तो हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं इसको, आपको पता होगा कि ये जो स्पाइक्स होती हैं यही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी को पंचर करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं। इन्हीं स्पाइक्स की वजह से हमारी बॉडीज के सेल जो है उनको इन्फेक्ट कर देता है कोरोना वायरस, डिफेक्ट कर देता है और उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रकार की जो है वो वैक्सीन जो है वो जब एंटर होती है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि वायरस को बढ़ाने में और वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन फैलाने में उसकी मदद करता है। तो इस प्रोटीन को जो है वो बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, राइट, जिससे कि ये एक क्या होता है कि एक प्रकार से कोरोना वायरस का रेप्लिका हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि उसी की कॉपी हम लोग को देखने को मिलती है कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर करती है और ऐसे ही ये स्पाइक प्रोटीन जब डेवलप करती है तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जो है वो प्रोटेक्शन क्रिएट कर देती है इसके अगेंस्ट और हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, राइट। तो ये इस प्रकार का रोल जो है वो वेक्टर वैक्सीन जो है वो प्ले करती है। और वेक्टर का मतलब तो एक्चुअल में एक वो होता है, जैसे कि कोई भी चीज अगर ट्रांसफर होती है ना, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो वेक्टर होता है। तो ये एक प्रकार का वेक्टर है जिसमें स्पाइक प्रोटीन को हम लोग जो है वो करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि बॉडी इस स्पाइक प्रोटीन से स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर ले, अवगत हो जाए, और फिर कल को जब एक्चुअल में वायरस आता है और एक्चुअल में ऐसी स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के थ्रू बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं तो हमारी एंटीबॉडी जो है वो जनरेट हो जाए और इस स्पाइक प्रोटीन को जो है वो निपटा डाले, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और जीन जो SARS-CoV-2 का हम लोग को देखने को मिलता है, स्पाइक प्रोटीन का देखने को मिलता है, वो जेनेटिक मटेरियल दूसरे वायरस का उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है, एक वायरल वेक्टर यानी कि दूसरे वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाता है और बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को उसके उस दूसरे वायरस में, देखो एक कोई एक्स वायरस है, ठीक है, एक कोई एक्स वायरस है जो कि हार्मफुल नहीं है, बट उस एक्स वायरस के अंदर क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके अंदर ये डाल दिया, राइट, मतलब कि एक स्पाइक प्रोटीन डाल दिया जिससे कि वो वायरस बॉडी के अंदर आए और स्पाइक प्रोटीन जनरेट करे और इस स्पाइक प्रोटीन को हमारी बॉडी पहचान ले। और क्योंकि देखो नुकसान होगा नहीं इस स्पाइक प्रोटीन से, क्योंकि ये वो होगी, कमजोर होगी, वीक होगी, राइट, ये वायरस भी वीक होगा।
तो जैसे ही हमारी बॉडी इस स्पाइक्स को पहचान लेगी, हमारी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हो उस स्पाइक को पहचान लेंगी, तो अगली बार जब एक्चुअल में कोरोना वायरस आएगा तो इस स्पाइक से निपटने में हमारी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल सक्षम होगी। बात समझे आप? तो इसके अंदर ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। वैक्सीन के अंदर वायरल वेक्टर पार्टिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और एक बार वायरल वेक्टर हमारी बॉडी के सेल के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये वायरस जो है वो स्पाइक प्रोटीन जनरेट करता है, और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन जनरेट होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती है। तो ये वाली चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। सिंपल सी चीज बस आपको ये समझनी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। वैसे तो इतनी बार हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो रेगुलरली काफी समय से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं लगातार, तो उनके लिए तो बहुत ही सिंपल सी और आसान सी चीज होगी, क्योंकि बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है, एक वेक्टर ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी का हम लोग को देखने को मिलता है, एक व्हीकल के तौर पर ये काम करता है जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी हमने क्या देखा कि वैक्सीन के अंदर जो है ये स्पाइक प्रोटीन को डाल दिया गया, और एक्चुअल में वो वैक्सीन में वायरस है कुछ, और उस वायरस में स्पाइक प्रोटीन को डाला गया। जैसे ही वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, स्पाइक प्रोटीन जनरेट होगी, हमारी एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसको मार देगी। और वायरल वेक्टर वैक्सीन एक वायरस होता है जिसका उपयोग किया जाता है टारगेटेड एंटीजन जीन को ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के पर्पस के लिए। और काफी सारे ऐसे वायरल वेक्टर्स होते हैं और उनके अलग अलग एडवांटेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ज्यादातर उपयोग में जो ये लिया जाता है वायरल वेक्टर, तो वो है एडिनो वायरस वेक्टर, जिसके कारण बस हल्की फुल्की सर्दी होती है और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं एडिनो वायरस वेक्टर के कारण, राइट। क्योंकि ये एडिनो वायरस वेक्टर जो है, आपको बता दें, चिंपांजी से जो है वो लिया जाता है, जो कि आज की डेट में उपयोग में किया जा रहा है। क्योंकि एडिनो वायरस जो है चिंपांजी के, वो एक तो उस वायरस से हमारी बॉडी अवगत नहीं है, और जब हमारी बॉडी उस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, जान नहीं पाती है, तो क्या होती है, एंटीबॉडीज जनरेट कर देती है, राइट। तो जैसे ही वो वायरस अंदर आएगा, हमारी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडी जनरेट कर दी होंगी, और फिर जब ये स्पाइक प्रोटीन निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन डाला जाता है ना, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था कि वेक्टर मतलब एक व्हीकल, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, और गाड़ी आप मान के चलो वायरस है, एक दूसरा वायरस एडिनो वायरस, ये गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो इस स्पाइक प्रोटीन को डाल दिया जाता है, और जब ये बॉडी मतलब ये गाड़ी बॉडी के अंदर जाती है, तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जो है वो जनरेट हो जाती है, और जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर आकर स्पाइक प्रोटीन जनरेट करने लगती है, हमारी बॉडी उनको आकर निपटा देती है, राइट। हम मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो होती है उनको आकर निपटा देती हैं। और कोविशील्ड जो है गाइस, चिंपांजी एडिनो वायरस का उपयोग करती है, जिसको नाम दिया गया है AZD1222 या फिर CHADOX1, जिसके अंदर सार्स कोव स्पाइक प्रोटीन मौजूद होता है। वही चीज मैंने आपको समझाया कि ये एडिनो वायरस चिंपांजी का है। इस वायरस के अंदर, जैसे ये चिंपांजी का वायरस है, इसके अंदर है ये स्पाइक प्रोटीन, राइट, जो कि अंदर बॉडी के अंदर जाकर स्पाइक जो है वो जनरेट करती है, जिससे कि इन स्पाइक्स को रिकॉग्नाइज कर ले हमारी बॉडी, और कल को जब एक्चुअल कोरोना वायरस आता है, क्योंकि कोरोना वायरस में भी यही स्पाइक्स हैं, तो इन स्पाइक्स को रिकॉग्नाइज अगर पहले ही बॉडी कर लेगी, तो अगली बार जब कोरोना वायरस आएगा तो इन स्पाइक्स को देखते सही ही समझ जाएगा कि यार ये खतरा है बॉडी के लिए, और वो एंटीबॉडी ऑलरेडी जनरेट होंगी और उसके ऊपर वो कैप्चर कर लेगा, राइट। और चिंपांजी एडिनो वायरस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ह्यूमन के पास इन एडिनो वायरस की प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती है। तो जब ये एडिनो वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो बॉडी को लगता है कि कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, वो ऑलरेडी एंटीबॉडी जो है वो जनरेट करने लगती है, और फिर जब ये एंटीबॉडी जनरेट करती है, तब ये जब बॉडी के अंदर वायरस आता है तो ये ग्रो करता है, ग्रो करके स्पाइक प्रोटीन जनरेट कर लेता है। तो इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर आकर एंटीबॉडी चिपक जाती है, लग जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है इस वायरस को। और इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन क्या होती है, जिसका इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। तो ये ऐसे पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो कि मल्टीप्लाई नहीं करते डिजीज को। देखो, ये एक्चुअल में कोरोना वायरस ही होते हैं जिन्हें इस प्रकार से बना दिया जाता है कि वो बॉडी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई ना हो, राइट। तो वो होती है कोवैक्सीन के अंदर ये वाली चीज कि वो इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं, और इनएक्टिवेटेड वायरस या बैक्टीरिया होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी बॉडी को जो है वो हार्म नहीं कर पाएगा, और हमारी बॉडी जो है वो उससे ट्रेनिंग ले लेगी, मतलब कि एंटीबॉडी जो है वो उससे लड़कर उसे खत्म कर ट्रेन हो जाएंगी कि हाँ, इस प्रकार का अगर कोई वायरस एंटर होता है बॉडी में तो उसको कैसे मारना है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और काफी सारी वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है चाइना में, और कोवैक्सीन जो इंडिया के अंदर डेवलप की जा रही है, वो इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है, राइट। और कोविशील्ड जो है वो वेक्टर बॉन्ड
वायरल वेक्टर वैक्सीन के ऊपर आधारित इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। तो आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बार बार रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करी। होपफुली इतनी बार समझाने के बाद तो शायद समझ में आ ही गया होगा आप सभी लोगों को, और वैसे भी कई बार हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इस टॉपिक को, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आप में होगी ही। अब गाइस वन गुज्जरों के अधिकार की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो याद रखना गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। तो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से कुछ वन गुज्जर परिवार को हटाने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। तो क्योंकि ये राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज जो हैं, ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के पास से जो है वो वन गुज्जर को हटा रहे थे, उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनको मूव करने नहीं दे रहे थे। और कोर्ट ने यह कहा कि अधिकारियों द्वारा उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट की जा रही है अथॉरिटीज के द्वारा, यानी कि इनके जीवन का अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो बात क्या है गाइस, तो देखो वन गुज्जर करते क्या है, जो उत्तराखंड में रहते हैं, ये गर्मियों के समय में उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र जो है और शिवालिक क्षेत्र जो है, तो वहां से पश्चिमी हिमालय के ऊंचे बुग्याल क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं और सर्दियों में इसके विपरीत मौसमी प्रवास करते हैं। तो सीजनल माइग्रेशन वन गुज्जर्स का हमें देखने को मिलता है। बात समझ रहे हो आप क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मियों के समय पर गर्मी होती तो वो ऊपर के क्षेत्र पे चले जाते हैं थोड़ी ठंडक लेने के लिए, और फिर जैसे ही ठंडी बढ़ती है वो नीचे के क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस समुदाय ने अपनाई है पारगमन की ये घटना, यानी कि इनके द्वारा जो अपनाई गई है ये जो घटना, ये कुछ जलवायु अनुकूलित रणनीतियों में से एक है। ये कुछ क्लाइमेट एडेप्टिव और रेजिलियंस स्ट्रेटेजी में से एक है जो सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि उनकी आजीविका व्यवहार्य में ग्रामीण और टिकाऊ बनी रहे, उनकी पेस्टोरल लाइवलीहुड जो है वो वायबल और सस्टेनेबल बनी रहे, राइट, जैसे कि क्लाइमेट का इंपैक्ट जो है वो उनके ऊपर ना पड़े। और गाइस, हालांकि वन गुज्जरों के पास गर्मियों में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और सर्दियों के घरों के लिए वैध परमिट हमें देखने को मिलता है, मतलब कि वो यहां पर आ जा सकते हैं, उसका इनके पास परमिट है, बट उन्हें अधिकारियों द्वारा पार्क में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो उनके पास परमिट है बट फिर भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती पार्क के अंदर एंटर करने की। हम थोड़ी सी बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में, जो इसके तहत पशुपालक जो होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, पेस्टोरलिस्ट के राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि चरागाहों के पास, यानी कि जो पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं, पशुपालक जो होते हैं, उनके पास भी सामुदायिक वन संसाधन और चरागाहों तक पहुंचने का अधिकार होता है, और जिसके वे पात्र हैं, जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, कि जो भी एरिया है ग्रेजिंग पास्चर का, यानी कि वो अपने पशु को खिला पिला सकें, तो उसके लिए उनको एक ग्राउंड जो है वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास अधिकार होता है कि वो अपने पशुओं को ले जाकर वहां पर चरवा सकें। तो इसका इनके पास प्रॉपर एलिजिबल राइट्स होता है, एलिजिबल होते हैं ये, राइट। तो ये चीज है। और धारा 2A जो हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, तो एक गांव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत आम वन भूमि पर देहाती समुदायों के अधिकार को निर्धारित करती है। तो इसका सेक्शन 2 क्लॉज A जो है ये प्रिस्क्राइब करता है पेस्टोरल कम्युनिटी के अधिकार को कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड पर, यानी कि इनके जो सदियों से परंपराएं जो चली आ रही हैं, जिन जगहों पर ये रहते हैं, तो उन जगहों के अधिकार इनके पास हमेशा रहेंगे, जिन जगह पर वो रहते हैं, जिन फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं, जो कि ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्री जो होती है विलेज की उसके अंदर आता है। और देहाती समुदायों के मामले में किसी परिदृश्य के मौसमी उपयोग को भी निर्धारित करता है, यानी कि कोई अगर पेस्टोरल कम्युनिटी जो है अगर वो सीजनल उपयोग करती है, यानी कि अपने जो लैंड फॉर्म है उसका सीजनल उपयोग करती है, गर्मियों के समय पे ऊपर की तरफ जाकर उस एरिया पर, उस फॉरेस्ट एरिया पर अपने अपने जो पशु वगैरह जो है उनको ले जाती है चरवाने के लिए, और अगर सर्दी आती है उस समय वो नीचे अगर आ जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से अगर मूवमेंट करते हैं, तो वो भी उनके पास अधिकार होता है, जो कि बाकायदा इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, गैर सीमांकित वन, मानित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो इसके अंदर अनक्लास फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, डीम फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेंचुरीज और नेशनल पार्क इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलता है। अब हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है, तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया है वन गुज्जर के अधिकारों को कि वो मतलब गर्मियों के समय पर और सर्दियों के समय पर जिस प्रकार से वो मूव करते हैं, तो उनका अधिकार बिल्कुल ठीक है मूव करने का। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को रिलाई करने की बात करी कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के पास
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार होता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण एक व्यक्ति के लिए को प्रोवाइड किया जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। और इस प्रकार से जब उन्हें रोका जाए, क्योंकि देखो एक प्रकार से ये आप बोलोगे कि सर ये राइट टू लाइफ में कैसे आ रहा है, तो देखो ये इस प्रकार से आ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अगर उस जिस क्लाइमेट पर रह रहे हैं और अपने पशुओं के साथ अगर रह रहे हैं और मूव करना चाह रहे हैं और उस क्लाइमेट में अगर उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उस रेंज में, उस क्लाइमेट रेंज में जाने नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पर इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लाइवलीहुड पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 21 ये सामने आ गया। और आर्टिकल 21 के तहत आपको पता ही है, डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और राइट सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए ही ये वाले अवेलेबल हैं। और राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी भी इसके अंदर शामिल है। और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। अब देखो, जीने लायक बनाने वाली बात बिल्कुल सही है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट अगर अनुकूल नहीं होगा तो कैसे जीने लायक परिस्थिति उनके लिए बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो जीने लायक परिस्थिति के लिए वो चाह रहे थे वन गुज्जर्स की यार उनको ऊपर जाने दिया जाए गर्मियों के समय पर, बट अथॉरिटीज उनको रोक रही थी। तो इसी को लेकर कोर्ट ने जो है वो हड़का दिया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि यार ये क्या है, आप तो किसी के राइट टू लाइफ का उल्लंघन कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो। तो ये वाली चीज है। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर तरीके से होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटी में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसके पूरे डायमेंशन को समझना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ने को तो कोई भी पढ़ लेगा, बट उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सिविल सर्विसेज के लिए। और वन गुज्जर की बात करें गाइस तो वन गुज्जर फॉरेस्ट ड्वेलिंग नोमैडिक कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और हिमालयी राज्यों की तलहटी में हम लोग को फुट हिल्स पर देखने को मिलती है ये। और जंगल में रहने वाले खानाबदोश समुदाय हैं ये। फॉरेस्ट ड्वेलिंग नोमैडिक कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है। मूवमेंट इनका लगातार चलता रहता है, मूव करती हैं, एक जगह पर सेटल नहीं रहती हैं। और आमतौर पर वे अपनी भैंसों के साथ ऊपरी हिमालय में स्थित बुग्यालों यानी कि घास के मैदान जिसे हम लोग बोलते हैं वहां पर ये चले जाते हैं और केवल मॉनसून के अंत में ही फुट हिल पर तलहटी में अपनी अस्थायी झोपड़ियों में लौटते हैं। तो अपने घरों में ये जो है वो सर्दियों के समय पर लौटते हैं, बाकी गर्मियों के समय पर ये ऊपर चले जाते हैं जहां पर ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है, राइट। और वे परंपरागत रूप से भैंस पालन करते हैं, राइट। बफेलो हस्बेंड्री इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। आजीविका के लिए भैंसों के दूध पर निर्भर होते हैं ये, और जिसकी उन्हें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाजारों में अच्छी कीमत मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बात गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की भी कर लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय में उच्च क्षेत्र में स्थित है ये, हायर एरियाज पर ये स्थित है गढ़वाल हिमालयज में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर 1955 में से एस्टैब्लिश किया गया था, 1990 में नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर हम लोग को स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे, ब्राउन बियर, मस्क डियर, वेस्टर्न ट्रैगोपन हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सब प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और कुछ ट्रीज यहाँ पर जो मौजूद हैं जिसमें हम लोग को चीर पाइन, सिल्वर फिर, ब्लू पाइन, देवदार, सिडार, राइट, और भी काफी सारी डेसिडियस स्पीसीज यहाँ पर मिलती है। कुछ और दूसरी विशेषताओं की बात करें गाइस तो इस पार्क के अंदर हम लोग को हर की दुन वैली मिलती है। तो ध्यान में रखना हर की दुन वैली कहाँ पर है, तो उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना है, राइट। और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ट्रैकिंग जो है वो लोग करते हैं। और इसके अलावा रूइन सारा हाई एल्टीट्यूड लेक यहाँ पर मौजूद है। तो याद रखना रूइन सारा उच्च झील पर्यटन स्थल जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो यहीं पर ही है उत्तराखंड में और इस नेशनल पार्क के अंदर। ये पार्क जो है गाइस ये अपर वाटर कैचमेंट जो रिवर टोन का है, टोन नदी जो हमें देखने को मिलती है, तो उसका जो कैचमेंट एरिया अपर वाटर का, तो वहां पर ये पार्क बना हुआ है। टोन नदी जो है गाइस ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और गढ़वाल जो रेंज हम लोग को नजर आती है तो वहां पर उस जगह पर जो है ये नदी बहती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज उत्तराखंड में कौन से हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, याद रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर हमें देखने को मिलती है। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हम लोग को देखने को मिलती है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उत्तराखंड के, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए वन गुज्जर से रिलेटेड और ये नेशनल पार्क के बारे में। तो काफी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को हमने कवर किया।
अब हम लोग बात करेंगे साइबर 2 के बारे में, साइबर 2 काउंटिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, तारों की गणना, साइबर 2। तो देखिए, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, इनके द्वारा वित्त पोषित यानी कि फंडेड साइबर 2 साउंडिंग रॉकेट्स का जो लॉन्च विंडो जो है ये ओपन कर दिया गया है। अमेरिका में न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज जो है वहां पर इसे ओपन किया गया है, साइबर 2 साउंडिंग रॉकेट्स के लॉन्च को। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। एम साइबर 2 मिशन का ये है कि चेक करना एक्स्ट्रा स्टार्स को, जो हमारे जो ये है स्पेस जो है वहां पर अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टार्स हैं तो उसके एविडेंसेस को देखना, राइट। और जो भी मिस आउट हो चुके हैं स्टेलर हेड काउंट्स के दौरान, तो उस समय कुछ और स्टार्स की जो है वो खोज करने के लिए मिशन हमें देखने को मिलता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी हर्शेल जो है गाइस, तो ये भी कितनी गैलेक्सीज जो है वो काउंट करता है इंफ्रारेड में और मेजर करता है ल्यूमिनोसिटी को, यानी कि इसने पहले भी ल्यूमिनोसिटी को मेजर किया, मतलब कि स्काई पर चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इसने मेजर किया हुआ है, बताया कि कितने स्काई पर चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो, साउंडिंग रॉकेट्स की बात करें गाइस, इनका नाम जो लिया गया है वो नॉटिकल टर्म के आधार पर लिया गया है, मतलब कि टू साउंड, जिसका मतलब होता है टू टेक मेजरमेंट, की मेजरमेंट लेना। साउंडिंग रॉकेट मतलब कि मेजर करने वाला रॉकेट ये हमें देखने को मिलता है। और 1959 से नासा स्पॉन्सर्ड स्पेस एंड अर्थ साइंस रिसर्च जो हमें देखने को मिल रही है ये साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल कर रही है, राइट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करने के लिए जिसका उपयोग सैटेलाइट में और स्पेसक्राफ्ट में किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सन, स्टार, गैलेक्सी और दूसरे एटमॉस्फेयर और रेडिएशन की। तो कुल मिलाकर मेजर करने के पर्पस के लिए नासा जो है वो साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करती है। थोड़ी सी बात कर लें साइबर 2 कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये मिशन जो है गाइज ये हम लोग को लेटेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहा है साउंडिंग रॉकेट लॉन्चेस की, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ये पहला साइबर मिशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि रिकॉग्नाइज करता है और प्रोवाइड करता है कि कितने स्टार जो है वो आज की डेट में हम लोग को स्पेस में नजर आ रहे हैं। साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट जो है गाइज इसे लॉन्च किया गया है साउंडिंग रॉकेट के साथ, जो कि एक बहुत ही छोटा सब ऑर्बिटल रॉकेट हमें देखने को मिलता है जो जिसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये बताते हैं कि मतलब कि स्पेस पे ये साउंड जो है वो भेजता है और जब वो टकरा के वापस आती है तो उससे पता लगता है कि स्पेस में कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और देखो, एक बार पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जैसे ही जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे ही ये ऊपर जाता है तो लगभग 4 स्क्वायर डिग्री आकाश के एक हिस्से का सर्वेक्षण करता है। तो देखो, सर्वे जो है करता है स्काई का 4 स्क्वायर डिग्री तक, जिसके संदर्भ में पूर्ण चंद्रमा लगभग आधा डिग्री आकाश के हिस्से का सर्वेक्षण करता है, जिसमें दर्जनों आकाशगंगा समूह शामिल हो जाते हैं। और वास्तव में अलग अलग सितारों की गिनती नहीं करेगा, मतलब कि ये एक्चुअल में काउंट नहीं करता इंडिविजुअल स्टार्स को, बट ये डिटेक्ट करता है एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट को, कि स्टार से जो लाइट एमिट होती है आती है तो, और यूनिवर्स में हिस्टोरिकली जब से ये लाइट जो है वो आ रही है तब से ये पूरी चीजों को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद फिर डेटा देता है कि कितनी लाइट्स हमें देखने को मिल रही है स्काई में, स्पेस में। और फिर उन लाइट्स को जो है वो स्टडी करके साइंटिस्ट रिसर्चर बता पाते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। और फ्रॉम ऑल दिस extra galactic background light, Cyber 2 will focus on a portion of this that is called as cosmic infrared background। तो ये इतनी सारी लाइट में कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड पर मेनली फोकस करता है, जो कि कुछ कॉमन स्टार्स जो है वो इमिट करते हैं इस प्रकार के इंफ्रारेड, कॉस्मिक इंफ्रारेड्स को। और एसेंशियली दिस अप्रोच इज एमिंग टू लुक एट हाउ ब्राइट दिस लाइट is to give scientists an estimate of how many of these stars are out there। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि इन लाइट की मदद से साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कितने स्टार जो है वो ऊपर है और फिर आकलन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। और रफ एस्टीमेट जो स्टार का हमें देखने को मिलता है, टू गेट द रफ एस्टीमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द एवरेज नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी। सम एस्टिमेट्स पुट इट अबाउट 100 मिलियन, दो इट कुड बी 10 और मोर टाइम्स हायर। तो देखो, अभी तक की स्टडी में यह पाया गया, एस्टिमेट किया गया कि टोटल स्टार जो हम लोग को उसमें देखने को मिलते हैं स्पेस में, राइट, तो यूनिवर्स में, तो बताया गया कि 100 मिलियन तो है ही है और ये एस्टिमेट है, बट कहा जाता है कि इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से या और ज्यादा नंबर से तो उतने तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो देखो 100 मिलियन की यहां पर इन्होंने बात करी और मल्टीप्लाइंग इट बाय द नंबर ऑफ गैलेक्सीज टेकन टू बी अबाउट 2 ट्रिलियन, ऑल्सो वेरी टेंटेटिव। तो 2 ट्रिलियन भी जो है वो कहा गया है कि अगर बहुत सारी गैलेक्सीज को भी अगर आप काउंट करके देखो
तो 2 ट्रिलियन लगभग स्टार्स जो है वो नजर आते हैं। अब देखो ये सब चीजें जो है वो तो मैंने आपको बता दी, बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये चीज आपके एग्जाम के लिए काम की नहीं है। मेनली जो आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम के लिए वो यही चीज पूछी जाएगी कि ये साइबर 2 जो है ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो नासा का ये प्रोजेक्ट या मिशन हमें देखने को मिलता है स्काई पर मौजूद जितने जो स्टार्स हैं उसको काउंट करने के लिए ये बनाया गया है ये मिशन, ठीक है। अब मैंने इसलिए आपको पूरी चीज बता दी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नहीं तो फिर आप बोलोगे यार यार सर आप जो है वो कवर नहीं कर रहे हो चीजें। बट देखो मैं कवर इसलिए भी करवाता हूं जिससे कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिले, क्योंकि नॉलेज जो है वो हमेशा लेते रहना चाहिए। बट कई बार होता है ना कि कितनी नॉलेज सुनना और कितनी नॉलेज को ध्यान से सुनना, इसमें डिफरेंस होता है। और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ध्यान से सुनने वाली होती है उस पर मैं आपको रिपीट करता ही हूँ, बोलते हूँ कि इस पर ध्यान दो, और जो नहीं होती वो क्लियर कर देता हूँ कि यार ये हमारे लिए उतनी काम की नहीं है। और कैलकुलेशन अज्यूम ये करता है कि जितने भी स्टार्स गैलेक्सीज के इनसाइड हैं हो सकता है कि वो ट्रू भी ना हो, सच भी ना हो, यानी कि एक्चुअल फिगर ना हो, बट व्हाट द साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट विल ट्राई टू फाइंड आउट, वही चीज जो है वो बताई गई है। मतलब कि साइबर 2 उपकरण जो है जिस चीज को पता लगाने की कोशिश करेगा वो शायद मे भी शायद सच ना हो, उसका फैक्ट जो है तथ्य जो है वो एक्चुअल ना हो, बट फिर भी एक एस्टीमेट एक अच्छा मिल ही जाता है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि 100,000 मिलियन स्टार्स जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में अकेले ही है। मतलब कि इनका कहना यह है, ये बोलते हैं कि सिर्फ अगर मिल्की वे गैलेक्सी को आप देखो तो उसी में ही आपको 100,000 मिलियन स्टार्स जो है वो मिल जाएंगे, 100,000 मिलियन, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज, और इसी के साथ अपना आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। और बाकी पॉलिटी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है। और इन्वायरमेंट का कोर्स भी है, पॉलिटी इन्वायरमेंट दोनों का कोर्स मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। फिर आपके लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स है, सी सेट का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, पूरे के पूरे कोर्सेज ये वीडियो कोर्सेज, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरी चीज पढ़ सकते हैं। और पूरी चीज इस कोर्स के अंदर आई गारंटी कि जितनी भी चीज आपको कवर कराई जा रही है वो सिविल सर्विसेज के लिए कवर कराई जा रही है। और पूरी अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपकी फुल फ्लेज तैयारी जो है वो सिविल सर्विसेज की उस सब्जेक्ट को लेकर होगी जिस सब्जेक्ट का आप कोर्स ले रहे हैं। और यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के पीडीएफ पेड पैकेज को आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको रिवीजन के लिए दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, आप चाहें तो इस ऑफर को भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स का एमसीक्यू चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मंथली एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। और आपको कोई भी समस्या आती है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9713282838। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके। मेरा मैसेज आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। कोई भी समस्या आती है, कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक अपना मेंस का बैच भी अवेलेबल है, मेंस की आपकी तैयारी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग की, राइट। तो वो भी अगर आपको ज्वाइन करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।